नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। और आज एक दुखद घटना है। अब तक आप सब जान चुके होंगे प्लेन क्रैश का। लगभग 241 लोगों के, एक व्यक्ति के उसमें से बच जाने की बात सामने आई है और 242 पैसेंजर उसमें सवार थे, उसमें से 241 की जान चली गई। इसके अलावा और भी कैजुअलिटी की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक हॉस्पिटल से जा टकराया और वहां डॉक्टर्स, उस वक्त कुछ डॉक्टर्स तो नीचे खाना भी खा रहे थे, जो थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट सामने आई अब तक, और सारी आधिकारिक खबरें अभी आनी बाकी है। अब उस पर क्या कहा जाए। मृतकों के प्रति एक संवेदनाएं, उसमें काफी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर भी थे और अपने देश के भी पैसेंजर थे। इसके अलावा हमने गुजरात के पूर्व सीएम को भी खो दिया है, विजय रूपानी नहीं रहे। तो ये एक घटना है और बाकी डिटेलिंग सब सामने आएगी कि क्या चीजें रही हैं, बाकी उस पर क्या बात की जाए। इसके अलावा आज बिहार में एक बड़ी राजनीतिक हलचल थी और वह यह कि महागठबंधन की बैठक हुई है, चौथी बैठक थी। और चौथी बैठक भी लगभग एक स्टेप आगे बढ़ना उसको कह सकते हैं। इस बार उप समितियों की भी बैठक बुलाई गई थी। उप समितियों के लोगों ने अपनी अलग बैठकें की और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अलग बैठक की और उप समितियों को अपने हिसाब से एजेंडा दे दिया गया था। वो आपस में उन्होंने बात की और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अलग से बात की। उसमें बातों में ज्यादा सामने ये आया है कि कुछ प्रोग्राम होंगे आने वाले दिनों में जो संयुक्त रूप से होंगे, और इसके अलावा जो एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट की घटना है वो ये है कि सभी दलों को कह दिया गया है कि आपको कौन कौन सी सीटों की दावेदारी है और क्यों। पिछली जीत ही उसका एक पैमाना होगा, जीत हार। और इसके अलावा शायद ये भी रखा गया है कि 15,000 से यदि ज्यादा वोट से जिन सीटों से हार हुई है तो उन सीटों का क्या लॉजिक हो सकता है दोबारा दिए जाने का, नहीं दिए जाने का, या किसी और को दिए जाने का। ये सारी चीजें तो कुल मिलाकर के डिटेलिंग कर ली गई है। इसमें कुछ दलों को परेशानियां भी हो सकती हैं या कम से कम एक सामने एक पिक्चर क्लियर होता चला जाएगा। इसी बीच में एक बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की खबर है कि कैबिनेट ने, कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट ने जाति सर्वे को दोबारा करवाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसकी ये खबर बिहार से भी जाके जुड़ जाती है, क्योंकि बिहार में भी राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं सोशल जस्टिस के पैमाने पे पार्टी को कि ओवरहॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उतनी ओवरहॉलिंग से ज्यादा संवाद प्रोग्राम ज्यादा है, ओवरहॉलिंग कम है, लेकिन एक हद तक फिर भी हुई है। राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाना और ये सब हम लोगों ने बातें कर ली। कर्नाटक पे सीधा सीधा आलाकमान का ही दबाव था, राहुल जी का ही दबाव था और सिद्धारमैया का ही दबाव, खड़गे साहब का ही दबाव था कि सिद्धारमैया दोबारा मान गए सर्वे कराने के लिए। ये उन्होंने पब्लिक में भी आकर कहा। ये बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, इसलिए इसी पर हमने चाहा कि इस पर थोड़ा बात करेंगे। हमारे साथ विनय जी हैं। सबसे पहले अपने पैनलिस्टों का स्वागत करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा, सामाजिक राजनीतिक चिंतक टिप्पणीकार हमारे साथ। सीमा जी हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ विनय ठाकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल के संपादकों में एक। हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ हैं फरह शकीम, सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार और एक्टिविस्ट भी है। थोड़ा थोड़ा लगता है कांग्रेस से भी जुड़े हुए। अभी घोषित तौर पर उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि क्या कुछ जिम्मेवारी है, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये कि सिद्धारमैया ने पब्लिक में कहा कि ये कैबिनेट का फैसला नहीं कल, और ये हमारी सरकार का फैसला नहीं, ये आलाकमान का फैसला है। हालांकि दूसरे ही दिन यानी आज उन्होंने उनके कैबिनेट ने सर्वे कराने की घोषणा कर दी है, लेकिन कोई तिथि नहीं आई है, कोई उसका टाइमलाइन नहीं आया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर कर दिया जाए। उसका बैकग्राउंडर ये है कि सिद्धारमैया नहीं चाहते थे कि ये दोबारा सर्वे हो, क्योंकि जो 10 साल पहले जो सर्वे हुआ था उस सर्वे को लेकर के कई सारे समुदायों से विरोध था।
खास करके लिंगायतों और बोकालिंगा समुदाय के द्वारा, जातियों के द्वारा। और कुछ कुछ चीजें लीक भी हो रही थी। पहले टर्म में सिद्धारमैया भी पीछे हट गए थे, जब सिद्धारमैया ने ही कराया था पहले टर्म में, वो पीछे हट गए थे आंकड़ों को सामने लाने से। लेकिन बीच में बीजेपी और जेडीएस की सरकार आई, वह भी इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि इस बार सिद्धारमैया ने सॉल्व कर लिया था इशू, और वो चाहते थे कि आंकड़े जल्द से जल्द सामने लाए जाएं। हम सब भी बहुत बार सवाल खड़ा कर चुके कि कर्नाटक के आंकड़े आप क्यों नहीं लाते हैं, जब तक तेलंगाना का जाति सर्वे नहीं हुआ। तो बहुत सारे अब सवाल बनते हैं कि इस तरह का यदि सीएम सिद्धारमैया जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन सामने आकर बात कर रहा है आलाकमान को लेकर के और ये चीजें, तो क्या राहुल गांधी इस हद तक प्रेशर बनाने में सफल हो पा रहे हैं, अपने एजेंडे पर ले आने में सफल हो पा रहे हैं, और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? एक बिंदु ये होगा हमारी बातचीत का। दूसरा बिंदु होगा बिहार में भी जबरदस्त खलबली है। अब तो सीटों पर नाम मांग लिए गए हैं, सीट मांग लिए गए हैं, विधायकों की सीट कटने की संभावनाएं हैं। कुछ ऊंची जाति से आने वाले विधायक भी परेशान हैं, तो कुछ दलित विधायकों के भी परेशान होने या चिंतित होने की खबरें हैं। तो ये है कुल मिलाकर के। और इसके बाद जो बहुत सारी जो लगभग 7 से 8 सभाएं अब तक राहुल जी कर चुके हैं, या काउंटिंग में हेमंत जी ठीक कर देंगे, कई बार वो यहाँ आ चुके हैं। राहुल सेंट्रिक कई सारे कार्यक्रम जो हुए हैं, उसमें कई लोगों ने अपने को कांग्रेस के साथ जोड़ा भी है, लेकिन सबकी आकांक्षाएं सीट है। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में एक चीजें उभरेंगी। कितना अच्छा होगा, कितना बुमरैंग होगा, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो अगले 1 घंटे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे विनय जी से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विनय सर। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, कर्नाटक की राजनीति जो है, कर्नाटक जी, कर्नाटक की राजनीति जो है दक्षिण के राज्यों में सबसे अलग रही है 2-3 मुद्दों के हिसाब से। एक तो राष्ट्रीय मुख्य धारा से कर्नाटक जो है वो शुरू से ही थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ है, और हिंदी का भी विरोध उस तरह से नहीं रहा। लेकिन इसके साथ ही वहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है और जो उसके जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल जो जोन्स है, तो उसके अंदर भी वो चीजें चलती रही है। बाकी जो डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो कर्नाटका में बहुत प्रखर रूप में रहा है। वोकालिंगा और लिंगायत जो है वहाँ की राजनीति को नियंत्रित करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है सिद्धारमैया जैसे, बंगरप्पा और ये जैसे नेताओं का उभार हुआ, और जो अन्य जातियां जो है उसको भी कांग्रेस ने जगह दी। लेकिन हाल के दिनों में सिद्धारमैया ने जिस तरह से अपनी राजनीति की, उन्होंने एक ढंग से अपने आप को जो हाईकमांड या राष्ट्रीय राजनीति का जो दबाव था उससे अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश की, कुछ येदियुरप्पा की तरह। येदियुरप्पा भी जो थे, उन्होंने एक समय में जो है वो बीजेपी के हाईकमांड से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की। इसकी वजह जो है वो जो लिंगायत और वोकालिंगा का जो आपसी जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें। सिद्धारमैया ने अभी हाल में जो है वो कर्नाटक का अलग झंडा का भी उन्होंने किया था, और जैसे तमिलनाडु में तमिलताई जो स्टेट उनका वो गान है, उस तरह से कर्नाटक में भी करने की कोशिश की थी। और वो बहुत हद तक उन्होंने जो है डीके शिव कुमार का जो पॉलिटिक्स थी उसको भी उन्होंने जो है निगेट करने में कोशिश हुए थे, जो एक ढंग से आलाकमान की पसंद थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से हाल के दिनों में अपनी नेतृत्व शैली और अपनी राजनीति को लेकर के जो दबाव बनाया है, तो उसमें कर्नाटक में जो आपने कहा भी कि सिद्धारमैया ने खुली बगावत की और उसके बावजूद वो इसके लिए माने, तो इससे 2 चीजें बहुत साफ होती है। एक तो राहुल गांधी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, और दूसरा वो इस बात के लिए बिल्कुल कमर कस करके तैयार है कि कांग्रेस की जो पुरानी जो चाल ढाल है
और जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको वो दुरुस्त करेंगे। और ये इस कास्ट सर्वे में उनका वो ज्यादा दिखता है। बाकी कर्नाटक की राजनीति की बहुत मुझे बारीक समझ नहीं है, लेकिन जितने मैं मोटे तौर पे समझता हूँ। मैं आपको उसकी राजनीति में उलझाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारा ये कहने की क्या जरूरत थी कि आला कमान में सरकार कैबिनेट का डिसीजन नहीं है। ये ये सिद्धारमैया चूंकि बहुत सीजन्ड पॉलिटिक्स है, ये कह के उन्होंने राहुल गांधी पे दबाव बनाने की कोशिश की, या ये बैकडोर ब्लैकमेलिंग की कोशिश थी कि ऐसा करने से उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, और ये कदम जो है बहुत जोखिमपूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। और ये साफ साफ है। और लेकिन राहुल एक बात बताइए इसमें, एक बात बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के तौर पर ये बिहेवियर थोड़ा सा, इनके पास, राहुल गांधी के पास ऑलरेडी तेलंगाना का एक मॉड्यूल है जिसको लेके वो देश भर में घूम सकते हैं और वो घूम रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि बहुत वैज्ञानिक है, बहुत बेहतर है, हम कुछ करेंगे। तो एक मॉड्यूल उनके पास ऑलरेडी आ चुका था। वैसे में जब केंद्र सरकार जाति गणना की पूरी घोषणा कर चुकी, डेडलाइन वगैरह सब दे चुकी है, तो वैसे में कर्नाटक पे प्रेशर बनाना, और सिद्धारमैया जैसे सीजन्ड लीडर, आप जानते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड और सारी चीजें सामने हैं, और वो खुद भी सोशल जस्टिस के उससे आते हैं, सोशल जस्टिस उनके एजेंडों में रहा है। तो वैसे में ये कुछ थोड़ा नहीं लग रहा है कि इसको टाला भी जा सकता था? वो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस है वहां। नहीं नहीं, ये राहुल गांधी की ये कोशिश है कि वो ओबीसी से भी आते हैं जी। ये जो राहुल गांधी का जो प्रयास है, राहुल गांधी इनिशिएटिव जो फर्स्ट मूव लेना चाहते हैं, जब वो चुनाव में जाए तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले की तेलंगाना है ना, तेलंगाना था उनके पास। चुनाव तो मान लिया बिहार का चुनाव है, और इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं आया है कर्नाटक। नहीं, तेलंगाना में तो बहुत सारा विवाद भी रहा है, लोगों ने सवाल भी उठाए, और ये चूंकि उनके हाथ में पूरी तरह से रीएडजस्टमेंट का और वो दिखाने का उनके पास में होगा। और कर्नाटक जो है वो कर्नाटक का प्रभाव बाकी जो है राजनीति पे थोड़ा ज्यादा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी का जो 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 कोशिश है वो ठीक दिशा में, एक तो अपने नेतृत्व को मनवाना, दूसरी तरफ से वो कमिटमेंट को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश। जी, चलिए, एक अच्छी बात है कि कमिटमेंट दिखाने की कोशिश है। हम लोगों ने इसी चैनल पे कम से कम दसियों बार ये बात कही होगी कि हाँ, कर्नाटक की गणना बाहर और क्यों नहीं लगती। चूंकि ये कदम जो है, ये जो उनका कदम है और ये जो कमिटमेंट है, इसका स्पिल ओवर जो है वो सीधा सीधा वो बिहार के चुनाव में जाएगा। वो खास करके तब जब सिद्धारमैया का ये बयान आया, और उसके बावजूद जो है वो दोबारा उनको करने के लिए राजी करना, ये जो है राहुल गांधी की जो है राजनीति को और उनकी शख्सियत को मजबूत ही करे। चलिए, ये अभी टाइम के आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा उतना सहमत नहीं हूं। आप रुकेंगे तो ठीक है, या जाके आइए, आपको दूसरी खिड़की पे भी जाना है तो आप दूसरी खिड़की पे भी जा सकते हैं। हम लोग यहाँ जैसे गांव में एक ही दिन में जब कई सारा ये जो निमंत्रण हो होता पाए। है, तो जल्दी हाँ। थोड़ा एक और वक्ता का सुन लो फिर तो। हाँ, और ऐसा भी होता है, और उसका दोबारा आना चाहेंगे तो दोबारा भी आ जाइएगा, होता है ये। अब मैं मनीष जी को लेके आता हूँ बिहार पे, थोड़ा और रुक करके, थोड़ा कर्नाटक फिर बिहार भी, ओवरऑल पहले मनीष जी। जो विनय जी सोच रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूँ, जो सिद्धारमैया सोच रहे हैं, सिद्धारमैया जो कह रहे हैं, आलाकमान जो कर रहा है, आलाकमान मतलब राहुल गांधी, आलाकमान कई बार ऐसा हम लोग बात करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और कई बार कि कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है, खड़गे साहब का तो भरता हुआ नहीं दिखता है। तो ये सब जो हो रहा है, और जो बिहार में भी है, बिहार वाला आपसे अगले राउंड में और पूछेंगे, कैसे देखते हैं इसको? इसको एक वाइज डिसीजन है, राहुल गांधी खुद को वहां इम्प्रेस कर रहे हैं,
अपना लोहा मनवा रहे हैं पॉलिटिकल, या समस्या खड़ी हो रही है पार्टी के भीतर? मनीष। नहीं नहीं, मैं इसको संजीव भाई थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि बेसिकली ये दबाव में आना है कोई, इसको हम तो ऐसे नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो है कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, कोई इस तरह का नुकसान भी हो सकता है ये मान करके इनिशिएटिव लिया गया है। बल्कि उल्टा ये है कि जो दो वहाँ के समुदाय हैं, बुकलिंगा लिगायत, उनका एक जबरदस्त दबाव था, और उसके आगे सरेंडर करने जैसा ही मैं इसको देख रहा हूँ। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, जिसके नेता हैं सीताराम मैया, वो गरड़िया समाज से आते हैं वहां पे, और उसकी आबादी बहुत ज्यादा सामने आ गई उस जनगणना में। अब उस जनगणना को लेकर के क्या नकारात्मक है ये बताने की कोशिश तो की नहीं जा रही है। किसी सरकार ने कोई ऐसा बात नहीं कहा कि उसमें क्या कमजोरी रह गई है, क्या उसमें दिक्कत आ गई, क्या उसमें गड़बड़ी हो गई, ये तो बताने की कोशिश की नहीं गई है। तो अगर ये नहीं बताया गया या कहीं बताया गया तो हमको दिखाइएगा, लेकिन हमने जो देखा है कि उस जनगणना में कोई ऐसी कमजोरी बताई ही नहीं गई कि क्या कमजोरी है। और दूसरी बात, डी शिव कुमार सिद्धारमैया आकर कहा के, यह जानते कि सिद्धारमैया ने सॉल्व कर लिया है मामला, और लगभग लोगों वो लेकर के वो तैयार थे आंकड़ा लाने के। जी, आगे जारी रखिए। कह तो रहा हूं, ये सीतारमैया पे एक दबाव बनाया गया है। वो दबाव बना रहे थे अपनी तरफ कि इसको जारी कर दिया जाए, लेकिन अब उनको दबाव में ले लिया गया है। और ये कोई बहुत कोई आगे बढ़ा हुआ कदम नहीं है, मैं इसको एकदम उल्टा देख रहा हूं, ये बहुत पीछे हटा हुआ कदम है। और आप ये जो अभी बीजेपी ने घोषित कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पे जात जनगणना कराएंगे, अब डेट भी आ गया, तो ये इनको भी एक कहना था कि अभी जो है, क्योंकि कर्नाटक बहस में आ सकता था, और इनको कहना पड़ा कि 90 दिन के दूसरा कराएंगे, 90 दिन के अंदर। आप डेट मत सोचिए, उनको भी कहना पड़ा कि 90 दिन के अंदर ये हम कराएंगे। तो मेरा एक कहना है, शिव कुमार ने कहा, डी शिव कुमार ने कहा कि सभी समुदायों का सेंटिमेंट का सवाल है, सेंटिमेंट का सवाल है। इसको अगर आप उस बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। और सेंटिमेंट का सवाल है। शिव कुमार खुद भी बोकालिंगा समुदाय से आते हैं, और आरोप जो था जी सिद्धारमैया पे कि अपने पूर्वा जाति को लेकर के उन्होंने ये इस गणना को के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उनकी पूर्वा जाति के संख्या को लेकर। जी जी, तो मेरा ये कहना है कि आगे आने वाली जो जनगणना होगी, उसका उसका जो निष्कर्ष आएगा वो पॉलिटिकल निष्कर्ष आएगा। मैं अभी से एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वो वास्तविक संख्या, वास्तविक चीजें, वास्तविक चीजें बाहर आने के बजाय एक पॉलिटिकली हर समुदाय को मैनेज करने की अब इस जात जनगणना में कोशिश होगी। पहले जो हुआ जात सर्वेक्षण, वो एक आ गया सामने और झटका लगा, बहुत सारे जो ताकतवर जातियां हैं उनको झटका लगा, उनकी तरफ से जबरदस्त दबाव बना। सीतारमैया भी अपने समुदाय की तरफ से दबाव बना रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पे बैक पे गई है, दबाव में आ गई है, वहां के ताकतवर जातियों के दबाव में आई है, और उसको इसलिए ये नया जात जनगणना कराने की तरफ बढ़ना पड़ा है। इसमें राहुल गांधी भी जबरदस्त दबाव में आए हैं, और मोदी जी के घोषणा के बाद कर्नाटक पे ये जो लेना है, ये मुझको स्वाभाविक नहीं लग रहा है। ये टाल नहीं सकते थे वो, जो आप कह रहे हैं जिस बात को, वो टालने की स्थिति में नहीं थे। वो सवाल बन रहा था, वहां दबाव बन रहा था, उनको पीछे हटना पड़ा। तो मेरा कहना है कि सीतारमैया बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी इसमें दबाव में आए हैं, और इसलिए नया जाति सर्वेक्षण करने की कोशिश होगी। और ये जाति सर्वेक्षण जो आएगा सामने आपके, वो देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो पॉलिटिकल जात सर्वेक्षण होगा, वो नॉर्मल जात सर्वेक्षण नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक प्रसंग है। और अभी 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 उसके लिए कई सारे और भी मैंने खबरों को जब मैं खंगाल रहा था तो ये भी देख रहा था कि उसमें कई खबरें ऐसी कह रही हैं कि जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाए गणना। उसकी वजह यह है कि मतलब शिक्षक शायद वहाँ छुट्टी पर हैं, और वो इतनी जल्दी शायद वापस नहीं आने वाले हैं, या कुछ इस तरह से कुछ कुछ तो मतलब कोई टाइमलाइन आ रहा है जो दिसंबर, अगले अक्टूबर नवंबर तक संभव नहीं है ऐसा कार्य। लेकिन खैर सरकार है, सरकार चाहेगी तो 90 दिन में और दूसरे कर्मचारियों को उतार करके और किसी तरीके से कर सकती है। लेकिन मनीष जी ने एक दूसरा ही एंगल दे दिया, और वो ये कि पीछे हटना हुआ, आगे बढ़ना नहीं हुआ। अब देखिए
ये हेमंत सर, सीमा जी की ओर थोड़ा बाद में आते हैं, कि कांग्रेस के पास कुछ थातियां हैं, और हम लोग अपने लेखों में भी और हर जगह बात करते रहे हैं। ये थाती हैं सिद्धारमैया, ओबीसी हैं। जब कांग्रेस पे सवाल उठता है कि आपने मुख्यमंत्री नहीं दिए, नेता नहीं ग्रूम किए, वैसे में और सिद्धारमैया की बड़ी पकड़ है, तो वो सिद्धारमैया हैं। और राजस्थान में आपके गहलोत साहब थे, और अब चलिए गुजर जाति से आते हैं तो ये भी आ जाएंगे, आपके पायलट साहब भी आ जाएंगे। हालांकि ओबीसी चेतना उनमें ज्यादा है सिद्धारमैया में, और सॉरी गहलोत साहब में। और एक तीसरे थे भूपेंद्र बघेल, उनका विरासत वगैरह अम्बेडकराइट था पिताजी का, हम आप जानते हैं, लेकिन वो इसको धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह के आगे घुटने भी टेक चुके थे, लेकिन फिर भी ओबीसी थे और अभी भी हैं। भूपेश बघेल है सर, भूपेंद्र बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल है जी, भूपेश बघेल। तो वही अब तो एक तरफ आप देखिए कि कुर्मी जाति से आते हैं वो, जी कुर्मी। तो ओबीसी लीडरशिप को आगे उसके मैंने उसको पूरे फ्रंट पे खेलने देने की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो शायद वो लैग कर रही है। वो वहां डिस्टर्बेंस के आला कमान की ओर से जा रहा है क्या, एक सवाल। और दूसरा, आप बिहार वाला शुरू कर दीजिएगा कि बिहार में अब जो हो गया, आज महागठबंधन ने सीटें आदि इत्यादि मांग दी हैं, और जो राहुल जी का प्रयोग वगैरह चल रहा है, वो जाकर क्या गुल खिलाने वाला है। हेमंत सर। जी धन्यवाद। कर्नाटक वाला जो मसला है, मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस ने बदली हुई परिस्थितियों में एक कदम आगे जाने का निर्णय लिया है। वह इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मंगलवार को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें सिद्धारमैया, DC कुमार, वेणुगोपाल, राहुल गांधी, खड़गे, ये सब लोग थे, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि सरकार फिर से जाति सर्वेक्षण कराने के लिए नोटिफाई करेगी, और उसी के अनुसार ये हुआ है। मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है वो, और दूसरा ये कि कर्नाटक वाले जाति सर्वेक्षण को लेकर के जो विवाद चल रहा था, तो मनोरमा कह रहे हैं कि मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी यही कह रही थी, और अब इसे बीजेपी के पीछ पर आना हुआ, कहा जा सकता है। नंदलाल यादव कह रहे हैं कि मनीष जी कांग्रेस दबाव में क्यों आई, अब तो भाजपा भी जनगणना कराने को। हाँ, इसको टाल सकती थी, खेल सकती थी, खेला नहीं, पता नहीं क्यों। और दूसरा, कांग्रेस ने जाति जनगणना कभी नहीं कराई, अब अन्य ये दूसरा। जी हाँ, अब जारी रखें। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये कांग्रेस का जो निर्णय है, ये है कि एक तो कर्नाटक वाले जाति सर्वेक्षण को लेकर के 2015 में कराया गया था, और आप समझिए कि 10 साल उसके हो गए, तो उसको लेकर के एक जो विवाद वहाँ चल रहा था कि, और राहुल गांधी जो बिहार का जाति सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद उन्होंने इसको भी खारिज किया, कहा कि ये नकली है, फर्जी है। तो वो ये एक परसेप्शन बनाने की मुझे लगता है कोशिश है कांग्रेस की, कि हम एक फ्रेश और बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से करवाना चाहते हैं, और हमारी मंशा पर कोई संदेह जाहिर नहीं किया जाए। ये अलग बात है कि सिद्धारमैया की अपनी जो राजनीति है, उस राजनीति के तहत वो उसमें थोड़ा सा अपना नोट ऑफ डिसेंट लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन जब सरकार ने ही निर्णय लिया है तो उसको माना जाएगा कि सिद्धारमैया की सहमति से हुआ है। और ये होना मुझे लगता है कांग्रेस खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि कांग्रेस के लिए ये ठीक ही है। एक तो केंद्र सरकार का जो जाति जनगणना का जो दाव है, उस दाव के बरक्स आप इसको देख सकते हैं, एक नया नैरेटिव लेकर के सामने आ रहे हैं, और कर्नाटक काफी राजनीतिक रूप से काफी जागरूक स्टेट है, उसका बहुत राष्ट्रीय राजनीति में बहुत स्टेक है उसका। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये निर्णय जो है, ये कोई पीछे जाने वाला कदम नहीं है, बल्कि ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है ये। तो एक तो ये है। दूसरी बात, जो आज पटना में जो महागठबंधन के दलों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बहुत चीजें साफ हो गई। एक तो जो सीटों को लेकर के जो बातचीत है, उसके बारे में जो मीडिया में जो रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि आप जो लोग जो उसमें अलायंस पार्टनर हैं, वो अपनी दावेदारी के अनुसार
अपनी लिस्ट अपना सौंपे, और उसमें कई बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महागठबंधन के सभी दल संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे। एक तो बड़ा कार्यक्रम था इन लोगों का जो 20 मई को, ये 20 अप्रैल को जो भारत बंद का जो कार्यक्रम था, और संयोग से वो टल गया। तो अब यहाँ बिहार में मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है ये एक तरह से विपक्ष को और रीऑर्गेनाइज होने का, उसको आक्रामक होने का मौका देगा, क्योंकि अभी की स्थिति में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल सबसे ये सामने आ गया हुआ है, सतह पर आ गया हुआ है। और जो ये लगातार जंगल राज का जो नैरेटिव बना रहे थे उसको, वो एक तरह से उसका काउंटर हो रहा है। जो खुद जो जहां तहां पुलिस, अब देखिए कल रात में जो यहाँ बिल्कुल पटना में एक बीजेपी का झंडा लगी हुई गाड़ी ने वहां पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, उसमें एक महिला पुलिसकर्मी मर गई, 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी हालत की स्थिति, उनकी हालत क्या है वो अभी तक अपडेट मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई है ये एक तरह से ये सिर्फ सड़क हादसे का सवाल नहीं है, ये इसको आप देख सकते हैं कि जिस तरह चीजें बेलगाम होती जा रही है। एक साइड ट्रेड यूनियन का भी कॉल है 9 तारीख को। ये मुझे उप समिति के ही एक सदस्य ने बताया जो बैठक में मौजूद थे, तो शायद उसको लेकर के भी हुआ कि सार्वजनिक तौर पे लोग जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज उसमें जो तस्वीरें जो है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो है, उस सिटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ा सा पिछली बार से बदला हुआ लगा। उसमें जो, क्योंकि सीपीआई के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, नाम सम पांडे उनका नाम है, रमेश पांडे शायद, तो वो बिल्कुल तेजस्वी यादव के बगल में उनकी कुर्सी लगाई गई थी। और पिछली बार जो थोड़ा अटपटा लग रहा था कि जिस तरह के सबको जो बड़े बुजुर्ग भी हैं उनको किनारे लगा कर, क्योंकि सिर्फ संख्या बल का हिसाब नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल ये जो वजन है, जो हैसियत है, उसको भी देखना होता है। सिर्फ उसको विधायकों और सांसदों की हैसियत की ताकत से नहीं तोला जाता है। तो इस बार वो सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बदल दिया गया था। तो लेफ्ट को मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा उसके लेकर कंसर्न थोड़ा ज्यादा दिखाया गया, मुझे दिख रहा था जो मैंने देखा वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट। तो एक तो ये भी था कि आज तेजस्वी अलग और लीडर की तरह दिखे, तो उनका वो यदि उसको इस तरह से देखा जाए कि सीएम चेहरा अघोषित तौर पे, और ऐसे भी नहीं, और लगातार जो ये से मुकेश सहनी की ओर से कहा जा रहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या उसी तरह हुआ जैसे कि मामा की शादी में भगीना पहले से कहने लगता है कि मैं तो सहवलिया बनूंगा और मुझे सहवाला वाला कपड़ा सिलवा दो, उसी टाइप का ये कुछ कहते हुए जा रहे थे। तो इस बार उनको थोड़ा कहा गया कि भाई आप ज्यादा ठीक ठाक। लेकिन एक स्टेप बात आगे बढ़ी है कि आप सीटों का बताइए कहाँ क्या लड़ना है, एक अच्छी। लेकिन मुझे ये बताइए कि कांग्रेस, अब या आज के सवाल पे, कि कांग्रेस की जो तैयारी है, जितनी सीटें जीती गई हैं, जिस तरह से नया पानी आ रहा है, और पुराने लोगों में शंकाएं कुशंकाएं भी सब शुरू हो चुकी हैं कई सिटिंग सीटों को लेके। और देखिए एक चीज संजीव जी साफ ये दिख रहा है कि पुरानी जो कांग्रेस थी, यानी बिहार की जो कांग्रेस थी, उसमें जो लीडरशिप था, उस लीडरशिप में की खासियत ये मैं देखता था कि वो सीट कितना मिलेगा। यानी कि एक जो कहावत है ना, वो जो जब मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो मोल तोल करते हैं, आप ये इतने में दे दो, वो उतने में दे दो। तो ये मोल तोल वाला जो नेतृत्व था वो नेतृत्व अब नहीं है। राजेश राम या उनके साथ जो लोग हैं, या जो प्रभारी अल्लावरू हैं, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं कि ये लोग इस फिराक में नहीं है कि ये झटक लिया जाए, वो झटक लिया जाए, थोड़ा जेब में रख लिया जाए, थोड़ा ऊपर वाली जेब में रखा जाए, थोड़ा बगल वाली जेब में रख लिया जाए, और इसको निकाल कर कभी उसको दे दें, कभी इसको दे दें, कभी उससे ले लें। ये वाला खूब हमने देखा है। तो ये झटकने वाली जो पूरी पॉलिटिक्स है वो तो इस बार नहीं दिख रही है कि झटक करके किसी को इधर थमा दिए, किसी को उधर थमा दिए, किसी से ये ले लिए, किसी से वो ले लिए। ये वाला इस बार नहीं चलने वाला है, ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो कहा जा रहा है
कि कांग्रेस 70 सीटों का राग नहीं आलापेगी, बल्कि विनेबिलिटी देखेगी कि विनेबिलिटी कितनी है, और उसके आधार पर हम क्या हमको कुछ ये ऐसी सीटें नहीं दी जाए जहां की कोई मतलब नहीं है कांग्रेस का गिनती गिनाने के लिए, बल्कि हमको हमारी विनेबिलिटी देख करके सीटें दी जाए। तो ये इस बार ज्यादा मुझे ये लग रहा है, हकीकत के नजदीक लग रहा है, क्योंकि आप एक उदाहरण जो मैं अभी कह रहा था उसका उदाहरण बार बार मैं देता हूं जब भी कांग्रेस पर बात होती है सीटों को लेकर के, कि मुजफ्फरपुर के बोचहा में जब उपचुनाव हुआ था मुसाफिर पासवान के निधन के कैंडिडेट मिलना मुश्किल, वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। वह उम्मीदवार कहां से आया, कहां गायब हो गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उस उम्मीदवार को किसी ने क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखा। एक दफ्तर भी जो खोला गया था चुनाव दफ्तर के नाम पर, उसका भी तंबू एक सप्ताह के भीतर ही उखड़ गया था। तो ये कहा गया था कि जिन लोगों ने उनको पकड़ के लाया, चुनाव लड़वाया, उन लोगों ने जब पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए जब पैसा मिला था, उस पैसे का आपस में बिल्कुल आपस प्रेम भाव से उसको बांट लिया था। और तो ये वाला जो धंधा है, ये धंधा इस बार नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विनेबिलिटी को ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल, और यही इसी फॉर्मूले पे सीट अलग अलग दलों से मांगा गया है, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन इसके साथ राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले 8-10 दिनों में हम लोग बहुत सारी अलग अलग दिशा में भी बात करते हुए पाए जाएंगे। कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहां गिरे। संजीव जी, एक बात और कह देता हूँ कंटिन्यूटी में, एक बात कंटिन्यूटी में कह करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि जो ये मीटिंग जो हुई है अभी, ये बिल्कुल ऐसे समय में मीटिंग हो रही है जब एनडीए में समझिए कि बिल्कुल घमासान की स्थिति है। वहाँ वो तूफान, तो आने वाले तूफान का संकेत है, और तूफान आने से पहले की शांति टाइप का दिख रहा है। तो खास करके जेडीयू को लेकर के, जेडीयू के नेतृत्व को लेकर के, जेडीयू के भीतर के स्लीपर सेल्स को लेकर के, बीजेपी, प्रशांत किशोर, उसके बाद चिराग पासवान, ये ऐसा फैक्टर है जो पूरे एनडीए के पूरे मूव को, एक तरह से अभियान को बोथरा बनाने के लिए काफी है अभी। जी बिल्कुल, रेफरी ने यह तय कर दिया है कि बॉक्सर सब आपस में पहले लड़ लें। एनडीए वाले मुकेश मांझी जी जोर का मुक्का मार रहे हैं चिराग पासवान को, चिराग पासवान पलट के मार रहे हैं। ये वो हो रहा है, उसमें कम से कम महागठबंधन आगे बढ़ा है। लेकिन अभी हलचलें महागठबंधन में भी होंगी। मैंने वही कहा कि कुछ इधर गिरेंगे, कुछ उधर गिरेंगे, और ऐसे दिल के टुकड़े हमारे 1000 नहीं होंगे, उनके ही होंगे। तो कुछ उधर गिरेंगे, कुछ इधर गिरेंगे। सीमा जी, ये था आपके सामने। अब हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमने आपके सामने सारे पिक्चर रख दिए, कर्नाटक रख दिए और बिहार रख दिया। और अब आप बताइए कि राहुल गांधी का जो प्रयोग है और जो कांग्रेस की जो अभी वर्तमान स्थिति है, दोनों का तालमेल आप कैसे देख पा रहे हैं? कर्नाटक की घटना से शुरू करूं, सितारामैया? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी 99 सीट्स के साथ विपक्ष के नेता हैं संसद में, और अब की बार 400 पार की सी नारा लगाने वाली बीजेपी सरकार के सामने ठोक के बोलते हैं कि हम जाति जनगणना इसी सदन में, इसी संसद में पास करके रहेंगे। तो वो इतने बड़े दल के नेता को जब अपने एजेंडे पे ले आते हैं, तो एक उनके पास 3 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल। तो जाहिर सी बात है उनसे ये अपेक्षा होगी कि उनके राज्यों में क्या हो रहा है, और पूछा जाता है बार बार कि कांग्रेस अपने राज्यों में क्या कर रही है। अगर जाति जनगणना को लेकर इतनी ही सीरियस है तो वहां पे अगर 10 साल पहले हो चुका है तो टेबल भी क्यों नहीं किया, बीजेपी ने भी क्यों नहीं किया, और जब फिर से सरकार आई है तो फिर से टेबल क्यों नहीं हुआ और नई जनगणना की बात कर रहे हैं। ये तो मुझे सिर्फ जाति जनगणना का जो मुद्दा है, सामाजिक न्याय की बात जो मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं राहुल गांधी, पूरे नेशनल लेवल पे लेके आए हैं। ये स्टेट की बात नहीं है। इन्होंने संसद में इसकी मांग की है, पूरे देश भर में जाति जनगणना की बात की है। और
एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है इसको। तो जाहिर सी बात है, आप विपक्ष के बहुत सबसे बड़े नेता हैं और आने वाले चुनाव की भी तैयारी की तरह मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि वो एक छोटे-छोटे एक-एक स्टेट को लेके सिर्फ अगर चुनाव के एजेंडा पे हम बात करते रहेंगे तो उससे 4 साल बाद चुनाव है, 2 साल के बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। तो यहीं से एक-एक स्टेट पे साधते हुए कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ पे कैसे क्लिक करता है, काम करता है, उससे बढ़ते हुए भी 29 के चुनाव की तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे तो राहुल गांधी को राहुल इतने गांधी इतने खुश नसीब हैं सीमा जी, जी, जितने अटल बिहारी वाजपेयी जितने अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े थोड़े थे, लेकिन वो भी नहीं थे, आडवाणी भी नहीं रहे, कोई भी किस नेता, तरह इंदिरा जी, गांधी भी नहीं रखती, जबकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। राहुल गांधी को पूरा भरपूर टाइम मिला है कि वो बार बार खुद को बदल बदल के भी पार्टी में अपने को मैंने लंबा टाइम मिला है लीडरशिप सिद्ध करने के लिए। तो चलिए अगला और 4 साल उनके लीडरशिप को मान के सकते हैं। जी जारी रखिए। अब से अब तक की आजादी नहीं के बाद पर सबसे ये नसीब। ये जी 19 नहीं, पहले के जो 14 के बाद के का जो साल था, 5 साल तो खुद कांग्रेस में उनको खींचने के पीछे लोग लगे रहे हैं। जिन आप सीजन लीडर की बात कर रहे हैं हर स्टेट की, वहां से हर तरफ से किसी भी स्टेट के सीनियर लीडर की तरफ से वैसा कोई सपोर्ट राहुल गांधी को नहीं मिला। उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ था जो हर मुद्दे पे राहुल गांधी को खींचने की कोशिश कर रहे थे। और आपने भी उस दिन जयराम रमेश की आप बात कर रहे थे, या वो जो आनंद शर्मा, बाकी लोग, कोई भी आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पे या जाति की बात करने के लिए कोई भी सवर्ण जाति के जो ये बड़े सीजन लीडर थे, कोई भी तैयार नहीं था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बहुत लोगों ने तो ये वल्लभ, उन्होंने तो इस लाइन पे कि अब जाति और इसकी बात करने लगे हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने तो पार्टी भी बदल ली। गौरव वल्लभ है थे जो बहुत बड़े प्रवक्ता होते थे कांग्रेस के। तो हाँ, इनके जो उनको टिकट नहीं मिला। बेसिक कारण था कि उनको टिकट नहीं मिला या उनको नहीं, वो राज्यसभा नहीं भेजा टिकट गया। तो तो बहुत छोटा सा कारण है, मुझे नहीं लगता है। उनको विधानसभा का टिकट मिला था, वो हार गए थे बिहार में। तो ऐसा नहीं था कि वो आप विधानसभा का गौरव सीट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। झारखंड और झारखंड से लड़े थे, वो झारखंड से लड़े थे जी, चुनाव। जमशेदपुर से गौरव लड़े थे वल्लभ और वो हार गए थे। जमशेदपुर से। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस के टिकट पे ही हारे थे। जी तो उस समय कोई भी सीनियर लीडर जो था, जो इस सवर्ण जाति का नहीं, इनके साथ कोई आज भी पीछे से लोग खुश नहीं है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अभी भी वो खींचतान उनकी पीछे से लगी हुई है। तो ऐसे में मैं तो कहूंगी कि अगर सिद्धारमैया जैसे नेता से वो फिर से ऐसी मतलब जनगणना की बात स्वीकार करवा लेते हैं कि सबको पता है कि डीके शिव कुमार ही इनकी राहुल गांधी की पसंद है। सिद्धारमैया अपने पिछले जो उनका शासन काल था उसमें करप्शन के बहुत सारे आरोपों में घिर चुके थे, उनका कोई क्लीन फेस नहीं था। और राहुल गांधी तो मुझे नहीं, वहां पे उनके नेतृत्व को लेकर भी कि वो फिर से करेंगे, संशय की स्थिति थी। डीके शिव कुमार ने बहुत मेहनत की थी बराबरी से, लेकिन अंत में उन्होंने आलाकमान की बात मानकर ही सिद्धारमैया के लिए उन्होंने दावेदारी छोड़ी थी। ये घटनाक्रम हम सबको याद ही होगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे छोटे छोटे हिमाचल जैसा स्टेट था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत आराम से स्टेट्स निकलते रह गए, चले गए, लेकिन वहीं हरियाणा था जो फंस गया, राजस्थान, एमपी, ये आपके सीजन लीडर ही थे जो राहुल गांधी के कार्यक्रमों को पे बात नहीं कर रहे थे अपने राज्यों में और उसको इतने अगर उस तरीके से लेके आते। और जाहिर सी बात है 20% लोगों के वोट से कांग्रेस को समझ में आ गया है कि वो जो पुराना वो वोटर इनका था जो ब्राह्मण और सवर्णों के बीच, वो अब कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, वो बड़े वोट बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी राजनीति अब उसी पे बात कर रहे हैं। तो ये 29 के चुनाव की भी तैयारी है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और सबसे पहले इसको अपने राज्य में आपको बात करके सिद्ध करके दिखाना होगा। तो उस कसौटी पे वो कसने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो बहुत साहसिक कदम, मैं तो हमेशा ही रिस्क लेते रहे हैं राहुल गांधी, अभी तक हार जीत होती रहती है। चुनाव आयोग अगर बहुत निष्पक्ष होकर काम करे तो शायद रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर आ सकते हैं या आ सकते थे, वो भी है एक बात। तो
मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेप बैक कर रहे हैं। कर्नाटका में भी सिद्धारामैया खुद जिस जाति से आते हैं वो तीसरी बड़ी जाति अभी तक मानी जाती रही है कर्नाटका में। तो मुझे नहीं लगता कि सिद्धारामैया वहाँ सिर्फ बहुत बड़ा, हालांकि वोकालिंगा और उनके बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है, वो शिफ्ट होता रहता है, कभी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इनका जो ठोस वोट बैंक है उस पर तो कॉन्सेंट्रेट करें। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की, मैं तो मानती हूँ कि अगर अपने बात पे लेके आए हैं कर्नाटका में फिर से जाति जनगणना की बात करके, तो इसमें अच्छा कदम है, होना चाहिए और इस बार टेबल भी होना चाहिए। और अगर आप 29 में जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो इन सारे तेलंगाना, कर्नाटका और इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। बिहार में भी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी मंशा कि हम सही में जाति जनगणना को लेके या आरक्षण को लेके, सामाजिक न्याय को लेके प्रतिबद्ध हैं। मुझे बहुत सारे मुझे नहीं, हम लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टिप्पणियां हमारे पास आ गई हैं। मनोरमा भी काफी कर रही हैं, तो उनकी टिप्पणियां ले लेते हैं इसके पहले कि शकीब की तरफ चलें। मैं जो कह रहा था कि 1930 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बड़ा दबाव था उन पर और बहुत कम उम्र में बने। उसके बाद महात्मा गांधी की लीडरशिप यदि नहीं होती तो शायद प्रीमियर भी नहीं होते वो देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो महात्मा गांधी की लीडरशिप ने उनको खड़ा किया और वो सब आगे कहानी जानते हैं। इंदिरा गांधी ने यदि परफॉर्म नहीं किया होता और उस पूरे जो इनका जो के कामराज की जो पूरी लॉबी थी और उसको ये नहीं किया होता, गुंगी गुड़िया वाला सेटअप सब हम लोग जानते हैं, तो इंदिरा गांधी भी जल्दी परिदृश्य से गायब हो गई। उसके बाद कई ऐसे लीडर्स आए, बाकी दूसरे हम जनता पार्टी वगैरह की बात ना करें, वो आए और गए। उसमें मोरारजी देसाई बड़ा लंबा लॉन्ग टर्म वेट किया उन्होंने और अचानक से एक लीडरशिप के लिहाज से राजीव गांधी को एक सहूलियत मिली कि वो तुरंत इंदिरा गांधी के बाद आ गए और अब वो एकदम से जिसको कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का इम्पैक्ट फैक्टर था। उसके कोई ऐसा भारतीय राजनीति में कोई भी ऐसा लीडर नहीं रहा है जिसको 2004 से 9 को यदि छोड़ दिया जाए, उसमें पहली बार सांसद थे, लेकिन 2009 से लेके 25 तक लगातार राहुल मैं ही कांग्रेस, राहुल को कांग्रेस को बदलने का और एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और खुद को भी बदलने का बहुत मौका मिला है। तो अच्छा हो कि इस देश को 29 में बदल दें या 34 में बदल दें, उनकी तैयारी है। आएंगे सीमा जी, कई सारे कमेंट्स हैं, वो आपसे अंत में और टिप्पणियों में लेंगे। सकेब, इसके पहले कि आपसे सवाल करें, आपके लिए बहुत सारी टिप्पणियां दे देते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार, मनोरमा कह रही है कि दरअसल कर्नाटक सरकार का यह निर्णय राज्य में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों के लिए डेटा एकत्र करने के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन यह सर्वेक्षण, क्योंकि ऐसा हो चुका था पहले, यह सर्वेक्षण जनवरी 2025 में कैबिनेट में पेश करने की योजना थी, लेकिन अगली कैबिनेट बैठक तक टाल दिया, खासतौर पर लिंगायत और बोकालिंगाओं के दबाव के कारण। एक तरह से बीजेपी का ये हुआ है। बिहार वाला बाद में लेते हैं, पहले मनोरमा का पूरा देख लें। और ये लाइन भाजपा की थी, रिपोर्ट जितनी लीक हुई थी इस बात की तस्दीक करती है। भाजपा के लोग लगातार रिपोर्ट लीक करा रहे थे और कांग्रेस के लोग आलाकमान पे दबाव बना रहे थे। तो कांग्रेस के सवर्ण, बिल्कुल, किन जातियों, कांग्रेस की सवर्ण लॉबी, हाँ, किन जातियों को नुकसान हो रहा है और वो किसके वोटर ज्यादा हैं। कभी भी कांग्रेसी पुराने रिपोर्ट टेबल कर नया सर्वेक्षण कराकर फ्रंट पर रह सकती है कर्नाटक में, क्योंकि वो एक ओबीसी लीडर को डिस्क्रेडिट कर, मतलब सिद्धारमैया के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान, बहुत काम किया उन्होंने। 2015 में भी ये चीजें आई, तो एक डिस्क्रेडिट करने जैसा हमें भी लग रहा है। लेकिन खैर, मैं आज एंकर हूं, मैं तो आज अपनी बात तो कह ही रहा हूं। ये देखिए, अब बिहार को लेकर टिप्पणियां लेते हैं। बरसों से 3 साल के बजाय 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। राहुल जी को इस पर आवाज, अच्छा ये तो खैर सवाल ये है, इनकी टिप्पणियां, सूरज सिन्हा की कुछ, ये देखिए हेमंत जी, आप भी गौर फरमाइएगा, आगे आप इसको समेटिएगा। कांग्रेस के कैंपेन और नवाचार को राज्य नेतृत्व का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बेचारा राज्य नेतृत्व को ही नहीं मिल रहा है सर, राज्य नेतृत्व को ऊपर से एजेंडा आ रहा है। हाल में कांग्रेस ने अति पिछड़ों के बीच काम करने के लिए एक चेयरमैन नियुक्त किया, तो बिहार में वो बंदा घूम घूम कर काम करना चाहता है, परंतु
राज्य नेतृत्व ने इसे सड़ाकर आश्रम में एक स्थान, संसाधन कुछ नहीं दे रखा है। तो ये सिर्फ वो अति पिछड़ा, वो शायद नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, कुम्हार समुदाय समाज से आते हैं, तो उनको ही नहीं मिल रहा है। 5 लीडर मैं जानता हूं जो संसाधन के बिना नहीं घूम पा रहे हैं। पसमानदा इशू पे जब बीजेपी कर रही थी तो अली अनवर भी नहीं घूम पा रहे थे। आज मैं नाम ले लेता हूं, हालांकि फिर भी छोड़ देता हूं। एक लीडर जिसने प्रोग्राम दिया, उस प्रोग्राम को हाईजैक करके एक दिन के प्रोग्राम में तब्दील कर दिया गया, कन्हैया कुमार को लाके बैठा दिया गया, वो भी नहीं हुआ। तो जनता के बीच में वो सब पटना सेंट्रिक कार्यक्रम है। सूरज जी जो कह रहे हैं सहमत हैं, और भी उनकी टिप्पणियां हैं। बिहार में शशि भूषण पंडित जी, बिल्कुल, और वो जो अति पिछड़ा ये अध्यक्ष बने। सूरज सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार में बहुत से विधायक पूर्व अध्यक्ष के गुट में हैं, और राहुल जी के हालिया कार्यक्रमों में एक आदत भागी। अखिलेश सिंह बाहर गए थे विदेश और वापस आए, लेकिन कार्यक्रम में सबसे मजबूत टिप्पणी है ये बिल्कुल 100% सही है सूरज सिन्हा जी का वो जो विश्लेषण है। सब 100% सही है यार। फंड नहीं आ रहा है, राजेश राम जी को प्रोग्राम सिर्फ ऊपर से आ रहा है। राजेश राम देंगे कहां से और कैसे, निर्णय कैसे लेंगे? सकेब, अब आपकी टिप्पणी। देखिए आज जो है कांग्रेस की, आज महागठबंधन की बैठक भी थी और कांग्रेस का एक और कार्यक्रम भी था, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम चॉकआउट किया गया था। 5 मुझे लगता है कि 25-26 जिलों में ये कार्यक्रम हुआ है। मुंगेर का मेरे मुंगेर की अपडेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी परमिशन लेने की जिम्मेदारी मुझे मेरे जिला अध्यक्ष ने दी थी, और मैं परसों 4 घंटे थाने में बैठ करके आया। थाना प्रभारी लापता थे, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। एसडीओ साहब क्या गए तो बोले पहले थाना से लिखवा के लाइए। तो ये तमाम चीजें हुई, फिर कल मैं सफर पे चला गया था। तो आज मेरा किसी से संपर्क नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज कार्यक्रम हुआ कि नहीं हुआ मुंगेर में। लेकिन बहरहाल बिहार में कार्यक्रम हुआ है, पटना में कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर के। तो ये नौकरी रोजगार वाला मुद्दा जो है, और बेगूसराय में भी हुआ है, कन्हैया भी थे वहां पे बेगूसराय में। नौकरी रोजगार वाला मुद्दा जो है उसको कांग्रेस ने जिस तरह से पिकअप किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि, और खास के वो मुजफ्फरपुर कुढ़नी कांड वाला जो वो बच्ची के साथ जो मामला हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि उस बच्ची के साथ जो घटना हुई उसको अगर कोई राष्ट्रीय फलक पर लेकर के आया तो वो राजेश राम जी ही हैं। कांग्रेस का बिहार प्रदेश नेतृत्व ही है, और इंडिविजुअली मैं राजेश राम जी को मानता हूँ। वो पीएमसीएच में जाके अगर 5-6 घंटा समय नहीं देते और वो तमाम चीजें सामने नहीं आती, तो ये मुद्दा भी दब जाता कि उस बच्ची को 6 घंटा इलाज नहीं मिला और एम्बुलेंस में उसको रखा गया, जिसको कि अविलंब लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। तो ये तमाम कार्यक्रम तो वो अपना चला ही रहे हैं, और मुझे लगता है हफ्ता दर हफ्ता कोई ना कोई उनका कार्यक्रम आना शुरू हो गया है और आता ही रहे। कांग्रेस मुद्दों को लेकर के जो है, मुद्दों को लेकर के महागठबंधन में सबसे ज्यादा मुझे एज लेती हुई दिख रही है राजद के बनिस्बत। राजद भी पिछड़ती हुई जा रही है। अभी माले ने अलग से एक शुरू जरूर किया है, हेमंत भाई भी कल कह रहे थे, और बदलो बिहार करके ऐसा कुछ उनका वो है सीपीआईएमएल का, तो वो भी चलिए अपना कार्यक्रम करवाएंगे। और ये तमाम चीजें इस दौर में हो रही हैं जब वाकई सच में आप कह रहे थे कि महागठबंधन में बदलो सरकार बदलो बिहार, हाँ बदलो सरकार बदलो बिहार। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर में, यानी जो बिहार लेवल पे महागठबंधन हम लोग जिसको बोलते हैं, वो ऐसे दौर में चल रही है जब एनडीए में घमासान चल रहा है। और उस घमासान पर जो है वो गोदी मीडिया की नजर भी नहीं है, और पटना के कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो एजेंडा चलाते हैं उनकी भी नजर नहीं है। वो भी जो है मिनट टू मिनट अपडेट आपको नहीं देंगे, बल्कि वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। देखिए चिराग मांझी जी ने कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी चिराग पासवान के लिए कि 10 गाड़ी भाड़े पे रहती है, आगे चलती है, वो नारा लगाने के लिए रखते हैं, और फिर जब वो पहुंचते तो पीछे वाली 10 गाड़ी आगे चली जाती है, वो वहां नारा लगाती है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। आज उन्होंने मीटिंग किया है चिराग पासवान ने की, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें ये पास हुआ है कि 243 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी ने भी अलग ही अपना एक दे दिया कि भाई वो सब जब देखा कि 8 जून को उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में और ये आरा में कर रहे हैं तो हम भी कुछ कर लेते हैं, मेरा भी तो कुछ समझ में आए। तो इन्होंने भी जो है एक अपनी बैठक कर ली थी पटना में कहीं, उसके बाद कहा कि जो है हम भी जो है 40 नहीं मिलेगा तो 243 पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीजें एनडीए में चली, लेकिन कांग्रेस में मांझी जी कैबिनेट में मंत्री, हाँ एक जी, उनको अपने किसी परिवार के लिए हो सकता है कि राज्यसभा की सीट की बार्गेनिंग हो जाए, 2-4 सीट और एक्स्ट्रा हो जाए,
लेकिन अच्छा, वो तो उपेंद्र बोल भी कुशवाहा चुके की हैं। लगने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा इतनी ही राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। वो तमाम भंगिमाएं लेने के बाद वो उनके लिए सुनते हैं कि मंत्री पद अब इसी महीने में मिलने वाला है, लास्ट तक हाँ, मंत्री पद का विस्तार होने वाला है। वो वो 2-4-5 में फिर बाकी हाँ बात बन हाँ, जाएगी। मेरा अपना भी वही है मानना कि वो 5 सीट 6 सीट पे वो मान जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। बस उनको केंद्र में एक मंत्रालय चाहिए, और एमओएस भी मिल जाएगा, अगर जो है राज्य मंत्रालय का दर्जा भी मिल जाएगा तो उसमें भी वो अच्छा खुश हो भला जाएंगे। मिला मत है यार, बड़ा अच्छा चैम्बर उम्बर शास्त्री भवन में हम 2-4-5 बार उस समय जाके हमारी बातचीत हो चुकी है उनसे। बड़ा अच्छा था, ठंड गर्मी में वहां जाने पर एसी वगैरह अच्छा रहता है जी। तो ऐसे अब ये राजमंत्री मांझी, और अब सोचिए मांझी जी अकेले, राजमंत्री मांझी जी तो बोल भी चुके हैं, मांझी जी तो बयान भी दे चुके हैं कि भाई हमसे वादा किया गया था कि 2 लोकसभा की सीट देंगे और 1 राज्यसभा की सीट देंगे। अमित शाह जी ने वादा किया था और हमको मिला सिर्फ 1 सीट। लेकिन हम जो है संयम रखे हुए हैं, हम लोग जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, हम अपना जो है संयम रखे हुए हैं। तो अब ये हो सकता है कि उनको जो है कहीं बेटे को, मतलब केंद्र में अपने हैं और बिहार में बेटा है, तो दोनों तो मंत्री हैं, तो एक आध और सीट उनको राज्यसभा की मिल जाए, वो शायद कहीं से अपना समधन को भेज दें। बहू तो अभी विधायक बन गई है, अब शायद हो सकता है कि विधायक जो है, लेकिन वो परिवार से ही किसी को भेजेंगे, ये तय है, इतना तो तय है। दूसरी तरफ नीतीश जी का भी अलग ही तेवर देखने को मिल रहा है। नीतीश जी बहुत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि संजय झा और ललन सिंह अब उनके प्रति उस तरह से निष्ठावान नहीं है जितना उनकी निष्ठा भाजपा के लिए दिखती है। और इनके जो आसपास के जो लोग हैं, जो G4 जो हेमंत भाई कहते हैं कभी कभी G4, उनको देखिए कि वो उनकी प्रायोरिटी क्या तय कर रहे हैं। अगर नीतीश जी बतौर मुख्यमंत्री कुड़नी चले जाते तो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट हो सकता था एनडीए के प्रोस्पेक्टिव में। लेकिन वो जो अशोक चौधरी और विजय चौधरी उनको लेकर के चले गए वहां देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में दिल्ली। तो ये तमाम चीजें प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं अब भाजपा के स्लीपर सेल्स के द्वारा नीतीश जी की। और उस दौर में महागठबंधन कुछ पॉजिटिवली काम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी अपनी कमेटियां हैं जिनको जो है एक्टिवेट किया गया है, वो उनको काम पे लगाया गया है। ये अलग बात है कि अभी भी जिला स्तरीय जो यूनिट है उसमें आपस में जो है गुटबाजी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसाधनों की कमी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। संसाधनों की कमी तो है, उनके पास पैसे नहीं है। वो जो लोग काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो संसाधनों के अभाव की वजह से फील्ड में जा नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तो है, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस मुद्दे पर बात कर रही है बिहार में, और वो आरएसएस के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के पिच पर जाके खेलने के बजाय युवाओं को जोड़ रही है, युवाओं के रोजगार के संबंध में बात कर रही है, पलायन को लेकर बात कर रही है, या उद्योग धंधों को लेकर बात कर रही है, तो ये बड़ी बात है। मतलब पिछले 3 दशकों में तो कांग्रेस में ये तब्दीली दिखने को मिल रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एनडीए की लड़ाई पर हम लोग और भी बात करेंगे, बड़े दिलचस्प मसले अभी वहां चल रहे हैं। हाँ, तो एक पूरा शो करेंगे हम लोग इस पर। हाँ, बड़े दिलचस्प मसले हैं। कुछ मांझी जी की कहानियां हमारे पास हैं, वो भी हम आप लोगों को सुनाएंगे, और वो उनकी राजनीति के पैटर्न बता देंगे। वो बचपन से ही कुछ कहानियां हमारे पास जो उन्होंने हमसे शेयर कर रखा है, धीरे धीरे बताते रहना चाहिए। मनीष जी, देखिए कुछ टिप्पणियां आपके पहले ले लेते हैं, क्योंकि आज टिप्पणियां अच्छी आ रही। नीतीश कुमार जी, क्या बीजेपी को सत्ता में लाने का ये इनाम मिल रहा है उन्हें कि उनकी खुद की पार्टी ही टूट की कगार पर? नितिन वशिष्ठ हैं। नीतीश जी को बीजेपी इतनी शरीफ पार्टी लगती थी क्या? हालांकि राजनीति में शरीफ क्या लगेगी, मजबूरियां भी होती हैं। महेश यादव कह रहे हैं राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं, 2011 में संसद में प्रधानमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना का आश्वासन देने के बावजूद प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम द्वारा जातिगत जनगणना की हवा निकाली जा रही थी, क्या राहुल अवगत थे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, उस समय वो युवा के चार्ज पे थे, एनएसयूआई के चार्ज पे थे, या ना युवा के चार्ज पे थे, युवा यूथ कांग्रेस के चार्ज पे थे। हाँ, तो उसके 2 साल बाद वो उपाध्यक्ष बनते हैं, और 2017 में शायद के आसपास वो अध्यक्ष बनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खुशनसीब हैं, उतना लंबा दौर किसी को नहीं अभी तक। और अभी भी उनके सारे एजेंडे को कोई एक आदमी अगर कांग्रेस में बैठ के पलीता लगा रहा है, उसका नाम है जयराम रमेश। अब सब अलग अलग, कुछ लोग वेणुगोपाल भी कहते हैं। नरेश पासवान, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से बहुत दर्द है? तो ठीक है, वो जिस दिन बात करेंगे उस दिन निश्चित तौर पे वो नालायक, वो कांग्रेस के लेकिन समर्थक हैं, अच्छी बात है। नरेश पासवान कम से कम महागठबंधन में एक के तो समर्थक है।
एलआर भारती कह रहे हैं कि आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश की बहुसंख्या, क्योंकि आप तेजस्वी की कंस्ट्रक्टिव आलोचना लेके आए, जैसे मैं भी राहुल गांधी का करता हूं, तो जरूर आपकी टिप्पणियां ऊपर लेंगे, लेकिन इस तरह से नालायक बच्चों की बेरोजगारी और क्या क्या 9वीं पास, कहाँ ये सब बात करते हैं। एलआर भारती कह रहे हैं कि आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को बहुत ही सातिराना ढंग बेवकूफ बनाकर सत्ता पर कब्जा कर रखा है। आप नरेश जी संजय यादव के बारे में कुछ कह के लेके आइए, तो थोड़ा तेज प्रताप के फॉलोअर भी हमें लाइक करने लगेंगे इस तरीके। कम से कम नरेश पासवान जी जैसे लोगों को तो जमींदारों जैसी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, उनको इस बात का ख्याल रखना, अपने सोशल लोकेशन का ख्याल रख करके बात करें, तब चीजें ज्यादा हकीकत से, ऐसे हवा में कुछ भी फायर करने से क्या फायदा है। ये सब हिंदुत्व के असर में बात कर रहे हैं, वो हिंदू बन गया। नहीं, कांग्रेस समर्थक हैं, वो कांग्रेस की पूरा चंदन लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कलेवा बांध ले एकदम उंगली से लेकर के, और पासवान फिर भी नहीं वहाँ इनको जगह मिलने वाली है। मुझे लगता है राहुल गांधी के अलावा सभी पार्टी, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, सब एक जैसे बागड़ बिल्ले हैं, सबको अपना हिस्सा मिलता रहे बस। उसके अलावा भी कहानी है नितिन जी, यदि इतनी सीरियस टिप्पणियां आप कर रहे हैं तो उससे अगला सीरियस टिप्पणी ये भी है कि अभी इन पार्टियों में कमिटमेंट के अभाव वाले लोग हैं। आरएसएस में कमिटमेंट के लोग हैं, अब कमिटमेंट उनका हिंदुत्व अलग बात है, उसका क्या करिएगा, लेकिन इन पार्टियों में सिर्फ सत्ता की आकांक्षा वाले लोग ज्यादा हैं, और वो सत्ता है नहीं। मनीष, सत्ता की आकांक्षा भी है संजीव भाई, और कमिटमेंट संघ के प्रति है। सत्ता की आकांक्षा इधर है और कमिटमेंट संघ के प्रति है, और सत्ता आती हुई दिखती रही है। मनीष जी इतनी सारी टिप्पणियां हैं, पैनलिस्ट का प्लस मेरी एक टिप्पणी है, आप जारी करें अपनी बात। जी, एक तो मैं राहुल गांधी वाले पे बोलना चाह रहा था, जो आप कई बार बात करते हुए आपने कहा कि राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को समय कम मिला या जवाहरलाल नेहरू को मान लीजिए कम समय मिला, राहुल गांधी को इतना लंबा समय मिला, तो दोनों का ये भी हम लोग, अटल बिहारी को भी कम समय मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को भी, आडवाणी को भी। बेचारे आडवाणी तो इतनी जल्दी चले गए कि अब आप क्या कहिएगा जी। नहीं, मैं बस यही कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी का भी मसला एक सत्ता में रहते हुए था, इंदिरा गांधी का भी सत्ता में रहते हुए था, जवाहरलाल नेहरू भी सत्ता में रहते हुए था। ये जो राहुल गांधी का दौर है वो बहुत खराब दौर है कांग्रेस के लिए। उस दौर में राहुल गांधी लीडर है, बल्कि इसलिए वो उल्टा टिके हुए हैं इतना लंबे समय तक असफलताओं के बीच, और तमाम कांग्रेस के बहुत नीचे चले जाने के बीच। अभी कोई प्रतिस्पर्धा थोड़े है कि राहुल गांधी को हटा के हम आ जाएं, अभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कांग्रेस में, कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, अंतर संघर्ष नहीं है कि मैं आना चाहता हूं, ये बिल्कुल नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में भी रहा होगा और जवाहरलाल नेहरू के समय में भी रहा होगा, उस पर हम लोग कभी बाद में बात किया जाएगा। अटल बिहारी के समय में भी रहा होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा इस एंगल से देखना होगा कि खराब दौर में कोई बंदा टिका हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक तो हम लोगों को ये इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरा तो इसमें ये, मनीष जी वो जाएंगे कहाँ, वो पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं, लंदन बैठ नहीं सकते नहीं, लेकिन टिके हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। बेसिक बात ये है कि उन्होंने सरेंडर नहीं कर दिया है, मैंने वो समय नहीं बिता रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। जी, तो वो समय नहीं बिता रहे हैं, वो समय काट नहीं रहे हैं, वो अपने तरफ से बहुत ही बोल्ड कदम उठा रहे हैं, लगातार ताकतवर ढंग से चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक बात है कि कहाँ कितना दबाव में आ जा रहे हैं, कहाँ क्या हो जा रहा है। हम हरियाणा में कैसे दबाव में आ जा रहे हैं, कर्नाटक में कैसे दबाव में आ जा रहे हैं, वो एक अलग मसला है, उस पर अलग से हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो टिके हुए। एक तो हमको इस पे ये कहना था, और टिप्पणी क्या थी हमको बहुत उसमें बहुत समझ में नहीं आया उस टिप्पणी पे बात करने के लिहाज से। नहीं, कई सारी टिप्पणियां हैं। ओवरऑल ये है कि बिहार कांग्रेस को पूरा हैंड नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, काम बिहार कांग्रेस नहीं कर पा रही है, लेकिन राहुल गांधी का एक प्रोग्राम सब लागू करने की कोशिश हो रही है। एक टिप्पणी वो थी। कर्नाटक वाले में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मनोरमा की बहुत सारे उन्होंने उस बात को बहुत स्पष्टता से ये किया कि जी हाँ, वो याद आ गया मुझको। मनोरमा जी वाला जो बता रही थी, जो वो बिल्कुल एकदम बात है कि आपने 10 साल एक चीज को आपने ठंडे बस्ते में रखा, तो आपने तो एक मैसेज दिया ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने भी रोक दिया, ये नहीं कह सकते हैं, आपने रोका नहीं। अब जब 25 में उसको जारी करना था, तो आप जो है आप उसको टेबल पर नहीं कहते, फिर कहते कि ये थोड़ा पुराना हो गया है, हम अब 10 साल के बाद एक और नया सर्वे कराएंगे।
हर 10 साल पे जैसे सर्वे जनगणना होती है, आम जनगणना होती है, उसी तरह बोल देते कि हम एक और 10 साल पे कराएंगे। तो सवाल तो ये है कि आपने बोकलिग्गा और लिंगायत के दबाव में ओबीसी को एक तरह से आपने ओबीसी की पूरी पॉलिटिक्स को डैमेज करने की कोशिश हुई है। उसमें केवल सीतारमैया का मसला नहीं है, वो पूरा जो समुदाय है वो टारगेट बिल्कुल हुआ है। वहां देखिएगा कि वहां कर्नाटका में राजनीति बदलेगी, ओबीसी समुदाय। और देखिए इसीलिए आपने देखा होगा सीतारमैया ने अपने को अलग कर लिया, इस पूरे निर्णय से अपने को अलग हाँ, आपने तो उसको ध्यान ऐसे दिया कहिए होगा। ना कि बात आप ओबीसी को कर रहे हैं और ओबीसी को डैमेज दे दिया आपने। हाँ, उसी को टारगेट कर रहे हैं आप ना। आप तो ये मैसेज दे दिया कर्नाटका में इस फैसले के जरिए कि बोकलिग्गा को हम नकार नहीं सकते हैं, लिंगायत को नकार नहीं सकते हैं। इसके लिए अगर ओबीसी की राजनीति का हमको कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे, हमारे ये ओबीसी नेता की कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकाएंगे। ये बेसिक बात है ना, ये बड़ा मैसेज। आप देखिएगा वो बीजेपी के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बासवराज, कौन है वो, सोमैया येदुरप्पा करके क्या नाम है उन्होंने, येदुरप्पा नहीं येदुरप्पा नहीं 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 नहीं, येदुरप्पा। बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री थे बासर, वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। उन्होंने आज बयान दिया, मैं देख रहा था नाम में, बासवराज समैया क्या मैं नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री वो भी थे मनोरमा सुन रही येदियुरप्पा होंगी के। तो डाल देंगे। जी। हाँ, उन्होंने कहा लेकिन है कि ये पिछड़ी राजनीति, पिछड़ी समाज समूह पे पिछड़ी राजनीति का के साथ एक तरह से धोखा हुआ है, और ये पिछड़ी समुदाय की राजनीति करने का नाटक कर रहे हैं सीतारमैया। ये बयान उन्होंने पहला तत्काल दिया है मुंबई जो सूट भी मुंबई करेगा। मुंबई बोमई, हाँ बोमई, मुंबई जी जी बोमई, उनका एक बयान है। तो मैं कह रहा हूं कि एक तरह से बीजेपी ने अपनी राजनीति को संकट में, अरे कांग्रेस ने अपनी राजनीति को वहां कर्नाटका में संकट में डाल दिया इस फैसले के जरिए। और वो जो भी आएगा जनगणना, वो जनगणना सही में आएगा अगर, तो पिछले समुदाय उसको ऐसे समझेगा कि ये पॉलिटिकल जनगणना है, राजनीतिक जनगणना है, मैंने जॉब करने वाली जनगणना है। मैं बस इसमें बार बार ये कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल बैकफुट पे गया हुआ फैसला है। अब लेकिन बताइए समझ मनीष जी, ये अब मनीष बताइए भाई, मनीष जी कि आपने इतनी सुचिंतित व्याख्या कर दी, और पूरा ये मतलब ये 5वां फैसला होगा या 6ठा फैसला होगा राहुल का, जो दबाव में लिया गया फैसला है और जिसके चलते देश को बड़ा नुकसान है। वो भी अपने ही पॉलिटिक्स पर जो है एक कुल्हाड़ी मार देने जैसा है। लेकिन चूंकि समय हमारे पास नहीं है, हम आप लोग और बात जी करेंगे। जी, आप हरियाणा तो कभी हरियाणा पे बात करिएगा, उस पे बात होगी हमको। हरियाणा पे कैसे बैक पे गए थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस पे कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल, पॉपुलर दबाव 20-22% में आप चले जाते हैं, ये दिक्कत बीस है। बाईस एक अच्छी 20 टिप्पणी है, पहले हंस लीजिए सकेब, उसके बाद टिप्पणी करिएगा अपनी। हाँ नितिन मैं वशिष्ठ, हंस चुका हूँ सर। राहुल मैं हंस गांधी को चुका अगर हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता जैसे लोग मिल जाते तो देश अलग ही स्थिति में होता। अगर मोदी जी को कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे लोग मिल जाते तब पागल होकर बीमार हो चुके थे। बिल्कुल। चलिए, देखिए मैं मनीष भाई से कह रहा हूँ कि 21-22% की वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की राजनीति और उसके वर्चस्व के लिए ये 69-70% की ओबीसी आबादी को डैमेज करना कहाँ की अकलमंदी है? जी, वही तो एक बात हो रही है। समझ है उसपे। वही तो बात नहीं हो नहीं, रही है। एक समझ है ना, एक समझ है कि समाज में जो अपर कास्ट हिस्सा या जो उस तरह का ताकतवर हिस्सा होता है, उसकी ओपिनियन पावर बहुत ज्यादा होती है, संख्या में कम हाँ, होता है, बिल्कुल लेकिन उसका बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल। बहुत ज्यादा तमाम समुदायों को होता है। ये असर तमाम पार्टियों पे है, उसके चलते उनके उनके कंट्रोल में रहने की कोशिश करते हैं, उनको खोना नहीं जी। चाहते हैं। ये बड़ा मसला है ना, इसको आपको समझना है। अब सकेत तभी से कोई तभी टिप्पणी नहीं लेंगे, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने टिप्पणियां कर दी हैं। अब सीमा, आप छोटी टिप्पणी करिए, कंक्लूडिंग हेमंत जी से लेंगे, उनसे सवाल करें। आप मनीष जी को रिस्पॉन्ड करना चाहें तो रिस्पॉन्ड करें। नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो 20% लोगों की बात करें, वही हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं और वो कब तक रहेंगे, उसी को खत्म करने की बात है। और इसलिए देखिए, ये एक जरूरी एक है। सेकंड, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। 3% ब्राह्मण हैं और नौकरी और पढ़ाई सामाजिक स्तर पर 46 और 30% से ज्यादा है। बताइए, जी जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दिल्ली सारी बिल्लियां लड़ रही हैं, बंदर जो एक ही है और वो सारी रोटी का बड़ा हिस्सा खा जा रहा है। लिंगायत लड़े, बोकालिंगा लड़े, कुरबा लड़े, दूसरी वही ओबीसी जाति। संजीव जी, कर्नाटक की राजनीति कब तक लिंगायत और वोकालिंगा समाज के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? मैं वही बात कह रही हूँ, कब तक आप वहीं पे रहेंगे? कभी वो जाके बीजेपी को वोट कर तो देते हैं, राजनीति वहीं कभी वो चली कांग्रेस गई। को कर देते हैं। मनीष जी, मनीष जी और कह रहे हैं कि राजनीति उनके आगे सरेंडर हो गई कांग्रेस, ये कह रहे हैं जी। टिप्पणी कर। नहीं तो वही बात है ना कि आप कब तक झुकते रहेंगे? सिद्धारमैया आप जो करते रहे हैं 50 साल से,
वो और आगे 50 साल भी लेके जाना चाहते हैं उस चीज को क्या? तो वही चीज को खत्म करने की जरूरत है कि आप कब तक बोकालिंगा और लिंगायत के ये से बस 2 ही कम्युनिटी के हिसाब से राजनीति होती रहेगी। बहुत बड़ा वहाँ अल्पसंख्यक का समाज है कर्नाटका में, उससे बड़ा ओबीसी सीमा जी, और ये दलित राजनीति भी हैं। बीजेपी करती रही है, सिद्धारमैया ओबीसी तो की राजनीति करता है। हाँ, वही नहीं तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी उसी समाज के दबाव में आकर इस तरह के स्टेटमेंट, अपने पार्टी से अलग जाके आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि आपको अपने राज्य में आपको सारी पॉलिसीज का प्रतिनिधित्व करना है। तो मैं इसको तो बहुत, आप हो सकते हैं सीजन लीडर, पर आप कल को लोकसभा की में भी तो आपको जाना है चुनाव लड़ने, तो सिर्फ आप मुख्यमंत्री के भी, तो मुझे लगता है ये वोकालिंगा और लिंगायत वाली जो राजनीति हर बार कांग्रेस हर बार जो होती है उससे बाहर निकल के और आगे सामाजिक न्याय या जाति जनगणना, इस पे बात होने की जरूरत है, उससे बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बोलेंगे राहुल गांधी भी वही लकीर पीटे जा रहे हैं। तो अब लोगों को बैकफुट लगता है, पर मुझे लगता है साहसिक कदम है। और ठीक है, 10 साल हो गया, लोग बोलेंगे आप पुरानी जनगणना क्यों लेके आ रहे हैं, नहीं करो और लेके आओ, सही है। रंजन जी, अब ये बताइए, बेचारे नरेश पासवान जो टिप्पणियां कर रहे थे, वो अपने आगे आईना लगा रहे थे और उस पर हेमंत जी ने और तमाम लोगों ने अपनी बात कह दी, और वो ठीक नहीं कर रहे थे, वो नीतीश वो जिस अंदाज में कर रहे थे, इसलिए हम वो टिप्पणियां ऊपर नहीं ले रहे थे, कभी कभी उनकी टिप्पणियां ऊपर लेते। लेकिन आपने जो नरेश जी को गलिया दिया, अभी बताइए कि ऐसे क्यों किया आपने? ये ना करके इसी बात को आप कायदे से कह सकते थे, दूसरे तरीके से कह सकते थे। अब वो बेचारे वो कह भी रहे हैं कि हम किसी के जमात में नहीं हैं, और आप ये तो कम से कम थोड़ा सा ऐसे ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है कि एक दूसरे से भी जब आप बात करते हैं, हम लोगों को हमारी बातचीत में एड ऑन करें तो ज्यादा अच्छा है। विनय जी आपसे कोई टिप्पणी नहीं लेंगे, लेकिन आपको जोड़ जरूर लेंगे ताकि हमारा फ्रेम ठीक हो जाए, और हेमंत जी जब बोल रहे हो तो एकदम पूरे फ्रेम में बोले। जी, अभी हेमंत जी को लेकर आ रहे हैं जी। तो अब आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी सर, बहुत सारी बातें आपके सामने। एक थी जो मैंने पहले जो कही थी, जो बात, उसको मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये क्या कर्नाटक में नए सिरे से जाति सर्वेक्षण होगा तो आंकड़े बदल जाएंगे? पहला सवाल। ये जो कहा जा रहा है कि ये बोकालिंगा और लिंगायत के चक्कर में ये ऐसा हो रहा है, तो क्या उसमें तो बोकालिंगा और लिंगायत जो 70% हो जाएंगे? हकीकत तो ही रहेगी, मुझे लगता है। और जो इसको पलट के हेमंत सर, भूमिहारों और ब्राह्मणों के दबाव में यदि यहाँ कोई निर्णय ले ले, अब तो यादवों के भी दबाव में कह दीजिए, यादवों के दबाव में अति पिछड़ों के खिलाफ यदि कोई निर्णय ले ले तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? आप झुक जाएगा कोई भी नहीं, मेरे कहने का मतलब देखिए, उसको थोड़ा तर्कपूर्ण ढंग से देखने की जरूरत है। वो ऐसे इसको इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज 10 साल पुरानी हो गई, आपने उसको लागू ही नहीं किया, आप उसको ठंडे बस्ते में डाले रहे। अब तो पॉलिटिकल पार्टियों का ये एक उनकी एक रणनीति होती है, टैक्टिक्स होती है कि कुछ चीजों को आप फिर से रीपैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग करें, उसको अपने। तो मुझे लगता है कि शायद ये रीपैकेजिंग का है और लोगों की स्मृतियों को फिर ताजा करने का है। क्योंकि अगर ये इसके जरिए, क्योंकि वो चीजें बदल, जैसे वो राहुल गांधी ने तेलंगाना वाला जो उदाहरण है उसमें कहा है कि बहुत सारी चीजों को हम पहली बार लेकर के आए हैं जो दूसरी जनगणनाओं में, जैसे बिहार में नहीं किया गया, उसका हम यहाँ पर उसको करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीजें तो बहुत अधिक बदल नहीं जाएंगी। अब ये है कि उस पुरानी रिपोर्ट को लेकर के बहुत सारा खींचतान कांग्रेस के भीतर में और बीजेपी को लेकर के था उसमें, लेकिन तो क्या यह क्यों नहीं माना जाए कि इससे निकल करके चलिए एक फ्रेश ये चीज सामने रखी जाए। चीजें तो लगभग उसी तरह से आएंगी जिस तरह से पिछले बार आई थी। हो सकता है कुछ नया पैरामीटर उसमें जोड़ दिया जाए, कुछ नई चीजें उसमें उभर करके आ जाए। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस की ये टैक्टिक्स है। और राहुल गांधी को लेकर के ये जो कहा जा रहा है कि उनको बहुत अवसर मिला, तो निश्चित रूप से ये उसी तरह का
का उनको लेकर धारणा बनाना हुआ। जैसे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुए और फिर भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए, पप्पू ही रह गए। वो उनको क्या कहा था उन्होंने, बाल बुद्धि। तो जिन्होंने बाल बुद्धि कहा उनको कहा गया कि आप बैल बुद्धि है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर ठीक कहा मनीष जी ने कि भाई वो तो एक ऐसी स्थितियों में लगातार जूझ रहे हैं जिसमें दूसरे लोग तो निराश होकर के भाग जाते हैं, वो हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगते हैं, वो जो इस तरह का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल जी के आलोचकों में हमने इसलिए हेमंत जी से कंक्लूड कराया, मुझे हेमंत जी का पिच भी पता था और एक गुड डेविल्स एडवोकेट के तौर पे मनीष जी के कमेंट के बाद खास करके नहीं, मैं डेविल एडवोकेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मैं रियल एडवोकेट हूँ इसलिए। लेकिन कम से कम आउटसाइड पैनलिस्ट जितने हैं उनको मैं कहूंगा कि हम लोग ने किसी को अभी तक दलाल नहीं दिया, जबकि इतना डिफरेंट ओपिनियन है। आप सोच सकते हैं हमने जिस नोट पे डिबेट को खोला है उससे एकदम अलग सीमा जी का नोट है एकदम, लेकिन ना सीमा जी ने अभी तक मुझे दलाल नहीं कहा, ये कम है। और हेमंत जी का भी सीमा जी के साथ का नोट है। मनीष जी ने हमसे थोड़ा अलग भी रहा ली और हमारे नोट पे आ गए। तो ये होता है। आप वैचारिक रूप से हम कम से कम जो कमेंट में हमसे जुड़ते हैं, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं जिनका हम लोग लेते हैं जिससे हमारी बात आगे बढ़ती है, वो बात को रखें तो ज्यादा अच्छा है। गुस्सा हो सकता है, बांसुरी हर बार आर्तनाद बांसुरी पे नहीं गाया जाता, एक लाइन है। यदि आपको किसी बात पे गुस्सा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपस में कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, टिकैत साहब, विनय सर, हमने टिप्पणी नहीं ली, आपने फ्रेम ठीक करा दिया अंत में आके। मनीष जी और हेमंत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे सबका धन्यवाद। कल मिलते हैं 11 बजे। नमस्कार।